प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना 5वां पाठ अपनी कमाई के लिखित प्रश्नों को हमने नोटबुक में लिख लिया है और आज हम लिखित का दूसरा जो भाग है बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसे आज हम करेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। तो इसे हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही कर लेंगे क्योंकि ये जगह दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न से। लिखित का दूसरा प्रश्न है हमारा, लिखित का हमारा दूसरा प्रश्न है और ये है सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। पहला है क भाग कहेंगे, चिंता में डूबा चिंता में डूबा बेटा, चिंता में डूबा बेटा सीधा किसके पास गया? सीधा किसके पास गया? किसके पास गया? बहन पहला विकल्प है बहन, दूसरा विकल्प है हमारा माँ, और तीसरा विकल्प है सेठ। चिंता में डूबा बेटा किसके पास गया? तो हम कहेंगे माँ के पास गया था, सही विकल्प। बहन के पास तो वो दूसरी बार गया था जब माँ ने मना किया था। सेठ जी के पास तो वो पाठ के अंत में गया था जब उसे काम की तलाश थी। तो सही विकल्प है माँ। हमारा ख भाग है, बहन ने भाई को बहन ने भाई को रुपया किसमें से निकाल कर दिया? रुपया किसमें से निकालकर, किसमें से निकालकर दिया? पहला है पर्स, संदूक, फिर है सिंगारदान। सिंगारदान
हमने देखा था, जब भाई रोता हुआ बहन के पास गया तो बहन ने उसकी मदद करने के लिए श्रृंगार दान से 1 रुपया निकाल कर दिया था। तो सही विकल्प है श्रृंगार दान। हमारा अगला ग प्रश्न है, इसे मिटा करके फिर ऊपर लिखते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। चिंता में डूबा बेटा सीधा किसके पास गया? माँ के पास गया था। बहन ने भाई को रुपया किससे निकाल के दिया? तो हम कहेंगे श्रृंगार दान। ग है, ग और अंतिम विकल्प हमारे अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है ग। जो है सामान उठाने के लिए सामान उठाने के लिए सेठ ने क्या सेठ ने क्या मेहनताना दिया? मेहनताना मतलब मेहनत करने के बदले दिया जाने वाला धन। अब हम विकल्प है हमारा रुपया। पहला विकल्प है रुपया। दूसरा विकल्प है चवन्नी। और फिर तीसरा विकल्प है अठन्नी। तो हमने देखा था कि सेठ ने उसको मेहनताना के रूप में चवन्नी दी थी। पाठ में लिखा भी है। चवन्नी मतलब रुपए का चौथाई भाग। अठन्नी तो आधे को कहते हैं। रुपए का आधा भाग अठन्नी कहलाती है। 1 रुपया तो पूरा रुपया था। तो ये चवन्नी सही विकल्प है। सेठ ने सामान उठाने के लिए व्यापारी के लड़के को चवन्नी दी थी। तो चवन्नी हमारा सही विकल्प है। अब हम अपने व्याकरण संबंधित प्रश्न करेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलेंगे अपने भाषा से, जो कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। और उसका पहला भाग पढ़ो और समझो। तो हम पहले इसी करेंगे। तो ये है हमारा भाषा से के अंतर्गत। हमने अपना लिखित प्रश्न पूर्ण रूप से कर लिया है पूरी तरह से। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जो भाषा से के अंतर्गत है। भाषा से पहला प्रश्न है पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। पहला है अनुभवी।
से बनेगा, अनुभव से बनेगा अनुभवी। आलस, आलस से क्या शब्द बना? आलसी, आलसी, आलसी। फिर है परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम से बनेगा परिश्रमी। हिम्मत से बनेगा हिम्मती। हिम्मत से बनेगा हिम्मती। और लालच से, लालच से बनेगा लालची। अगला है धन। धन से शब्द बना है धनी। समुद्र, समुद्र से बना है समुद्री। पहाड़ से बना है पहाड़ी। किताब से बना है किताबी। और मैदान से बनेगा हाँ। तो इन शब्दों को हम जो पहले ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि जैसे अनुभव जो शब्द है वो क्या है? ये है, हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। भाव है अनुभव, आलस, परिश्रम, हिम्मत, लालच, ये सब क्या है? भाव है। और इसमें अगर हम ई प्रत्यय लगा दें तो ई प्रत्यय क्या होता है? ये नया शब्द आपने सुना, ई प्रत्यय। जैसे उपसर्ग आगे लगते हैं, अगर बड़ी ई की मात्रा हमने देखी है, जैसे च में बड़ी ई लगा हुआ है, जो त है इसमें भी बड़ी ई की मात्राएं लगी हैं। जो अगर बड़ी ई प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे उपसर्ग के बारे में हमने आपको बताया था, उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है या लगता है। इसी तरह जो है, जो प्रत्यय है किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं या लगते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश, ये शब्द नहीं होते। जैसे इसमें हम देखेंगे ये बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई ये क्या है? वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंश, मतलब वर्णों की हम बात कर रहे हैं, तो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा है और इनके पीछे बड़ी ई जब लगती है प्रत्यय के रूप में, तो ये जातिवाचक संज्ञा
अरे ये क्या बनाते हैं, यह विशेषण बनाते हैं। जैसे अनुभव से अनुभवी, ये अनुभवी क्या है, विशेषण। आलसी, परिश्रमी, हिम्मती, लालची, तो ये भाववाचक संज्ञा है। और जब इसमें ई प्रत्यय लगता है तो ये विशेषण बनाते हैं। विशेषण क्या होते हैं, किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ध्यान से देख लो, तो इसमें भी हमने देखा है। अब ये जातिवाचक, धन क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा। समुद्र जातिवाचक है, किसी खास समुद्र की बात नहीं की गई। अगर हम हिंद महासागर बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन ये जातिवाचक है। समुद्र, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा होता है। अगर एवरेस्ट बोलेंगे तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। किताब, तो दुनिया की सभी किताबों का बोध हो रहा है इससे, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मैदान भी एक जातिवाचक संज्ञा है। जब इसमें हमने बड़ी ई प्रत्यय के रूप में लगाई तो बना धन से धनी, समुद्र से समुद्री, पहाड़ से पहाड़ी, किताब से किताबी, मैदान से मैदानी। और ये मैदानी क्या बना, ये सब बने विशेषण बने। तो धनी व्यक्ति, मेरे मामा धनी व्यक्ति हैं। तो धनी व्यक्ति, तो व्यक्ति की क्या विशेषता है, वो धनी है। तो धनी क्या हो गया, विशेषण। तो इसी तरह से आप उस पर ध्यान दीजिएगा। सभी शब्द, समुद्र से बना समुद्री, समुद्री व्यापारी। हमने देखा इस पाठ में समुद्री व्यापारी की बात की। वह व्यापारी जो समुद्र से के रास्ते व्यापार करता हो उसे समुद्री व्यापारी कहते। पहाड़ से पहाड़ी, ठीक है। जैसे कल मैंने एक पहाड़ी जानवर देखा, तो पहाड़ी जानवर वह जानवर जो पहाड़ों पर रहता है। किताब से किताबी, वह किताबी कीड़ा है, किताबी। मैदान से मैदानी, गंगा उत्तर भारत के मैदानों से बहती है, मैदानी। मैदान से मैदानी इलाकों में बहती है, गंगा मैदानी इलाकों में बहती है, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बहती है। मैदान से मैदानी, ये विशेषण है। धनी, समुद्री, पहाड़ी, किताबी, मैदानी, ये सारे विशेषण। अब इस पे चलते हैं। ये सब भाववाचक संज्ञा है। भाव, मन में उमड़ने वाले भाव, अनुभव, आलस, परिश्रम, हिम्मत, लालच, ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं। इसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया, बड़ी ई की मात्रा। तो अनुभव से बना अनुभवी, आलस से बना आलसी, परिश्रम से बना परिश्रमी, हिम्मत से बना हिम्मती, लालच से बना लालची। तो ये था एक कौन से शब्द है, ये भी विशेषण। अनुभवी पिता सब समझ गया, हमारे पाठ में बड़ी अच्छी पंक्ति थी। अनुभवी पिता सब समझ गया। तो पिता क्या था, अनुभव। पिता को अनुभव था। व्यापारी का पुत्र आलसी था, आलसी पुत्र। तो इसमें क्या, आलसी विशेषण है। पुत्र कैसा था, आलसी। आलसी पुत्र मतलब पुत्र की विशेषता है कि वो आलसी था। परिश्रमी, तो परिश्रमी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो परिश्रम करता है। व्यक्ति की क्या विशेषता है, परिश्रमी। हिम्मत से बना है हिम्मती। हिम्मती बच्चे, वे बच्चे जिनके पास हिम्मत है। लालची, लालची राहुल। तो राहुल क्या है, राहुल की क्या आदत है, राहुल लालची है। तो इस तरह से हम इन शब्दों को हमने पढ़ा और समझा। हमने इसमें दो तीन चीज़ें जानी कि प्रत्यय जो होते हैं वो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय क्या करते हैं, किसी शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगते हैं। और हम जानते हैं कि
भाववाचक संज्ञा या फिर हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा कि अगर पीछे बड़ी ई की प्रत्यय के रूप में लगेगा तो विशेषण बनाते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण का भी मैंने परिभाषा आपको बता दी, हमने किया ही था कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ये था हमारा विशेषण, और ये भाषा से का हमने पहला प्रश्न समझ लिया है। तो हमने क्या जाना? प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय पीछे लगता है और एक नया शब्द बनाता है। अगर हमने इनसे क्या सीखा कि ये सारे भाववाचक संज्ञा थे, ये सारे जातिवाचक संज्ञा थे, दोनों के पीछे अगर बड़ी ई प्रत्यय, मतलब बड़ी ई की बात कर रहा हूँ, ई प्रत्यय अगर जुड़ता है तो ये विशेषण बना देते हैं। तो ये काम की बात आज हमने सीखी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। उदाहरण के अनुसार शब्दों का ध्वनि विश्लेषण करो। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। पहला तो हमने समझ लिया, दूसरा भी बड़ा हम आसानी से समझ लेंगे। ध्वनि विश्लेषण, वर्ण विच्छेदन, इस तरह से इस नामों से जाना जाता है। तो हम जानते हैं ये शब्द जो हैं वो वर्णों से बनते हैं। ये शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। दूसरा है उदाहरण के अनुसार शब्दों का ध्वनि विश्लेषण करो। शब्दों का ध्वनि विश्लेषण करो। ये ध्वनि विश्लेषण होता है, पहले इसे समझ लिया जाए। तो उदाहरण के तौर पे एक व्यापारी, हमारा एक शब्द है व्यापारी, शब्द है व्यापारी, और इसका हम विश्लेषण करते हैं। तो इसमें वो आया है आधा वो। आधा वो को हम कैसे लिखते हैं? वो हलंत, आपको पता ही होगा। आधा वो हलंत, इसमें कोई स्वर नहीं लगा। उसके बाद आ जाते हैं य पे, य हलंत। हम ये व्यंजन और वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। इसमें अगर सरल भाषा में आपको बताया जाए तो इसमें हमें वर्णों को अलग अलग करना है, मतलब व्यंजन और स्वर उनको अलग अलग करके लिखना है। तो य, इसमें य में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। आ क्या होता है? स्वर होता है। उसी तरह प हलंत, प में किसकी मात्रा लगी है? आ की मात्रा। व्यापारी, अब र पे र हलंत, ये छूट रहा है, र हलंत जमा बड़ी ई की मात्रा। तो इसे बोलते हैं ध्वनि विश्लेषण, वर्ण विच्छेदन, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमें इसमें जो शब्द रचना है, किस प्रकार इनमें वर्ण आए हैं, उनको अलग अलग जमा का चिन्ह लगा करके हम इन्हें अलग कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से स्वर, यहाँ कौन कौन से वर्ण आए हैं, उन वर्णों को भी अलग हम कर रहे हैं। स्वर को अलग निकाल दिया है, व्यंजन को अलग कर दिया है। अब जैसे आधा व, इसमें स्वर है ही नहीं, ये शुद्ध रूप से हम कहेंगे ये व्यंजन है, वो व्यंजन। तो वह को हलंत से दिखाया जाता है। आधे व्यंजन को आपको पता है, व्यंजन का शुद्ध रूप लिखने का जो तरीका होता है वो हलंत के ही तौर पे लिखा जाता है। य में भी हलंत है, मतलब ये शुद्ध य व्यंजन है। ये प हलंत का मतलब ये शुद्ध रूप से प व्यंजन। और
ये र हलंत का अर्थ है शुद्ध रूप से ये र व्यंजन। तो हम इसी की तरह ये एक उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया था व्यापारी। तो हमें और भी जो शब्द दिए गए हम उनको आज करेंगे और आप इसे ढंग से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से इसे समझा देता हूँ। शब्द बनते हैं वर्णों से, ये बात आपको पता ही है। जो शब्द बनते हैं वर्णों से, और वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी मदद के बोले जाते हैं। अगर हम उच्चारण की दृष्टि से बोला जाए तो स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनके लिए कोई नहीं चाहिए। लेकिन व्यंजन की हम बात करें, व्यंजन को अगर हम बोलना चाहते हैं तो हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। और जब जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से भी शब्द बना सकते हैं जो है, लेकिन वे व्यंजनों के साथ मिलकर भी स्वर, जैसे आ, राम आ गया, आ गया, राम आ गया, तो आ जो है एक शब्द है और ये हम कहेंगे ये तो स्वर है, आ। तो राम आ गया, तो शब्द की ये जो है व्यंजन स्वरों की क्या खासियत है, वे स्वतंत्र रूप से भी स्वर शब्द बना लेते हैं। और व्यंजन जो हैं वे शब्द बनाते हैं तो वे मात्र, हम कहेंगे स्वरों का प्रयोग किया जाता है। स्वर लिखते समय मात्रा का भी रूप ले सकते हैं, स्वर लिखते समय मात्रा का रूप लिख सकते हैं आप। इसमें हमें जो शब्द बने हुए शब्द हैं उनके वर्णों को, जब हम वर्णों की बात करते हैं तो स्वर और व्यंजन दोनों ही उनको अलग अलग करके लिखना है। तो अलग कैसे करेंगे, बीच में धन का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का जो है धन का या जमा का आप बोलते हो, वो हम लगा करके इसे लिखेंगे। तो ये था हमारा उदाहरण। तो ठीक, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। व्यापारी हमारा शब्द है, व्यापारी, तो वह आधा है, इसमें मतलब कोई स्वर नहीं मिला है, तो आधा वह इसी तरह से लिखा जाता है हलंत के साथ। अब यह पे चलने से पहले हमने धन का निशान लगाया, प्लस का। इसे जमा भी बोल सकते हो, धन बोल सकते हो। और या पे चलते हैं। अब या में क्या है, यह हलंत, यह व्यंजन को लिख दिया, और ये आ की जो मात्रा थी हमने इस तरह से लिखी, स्वर के तौर पे रखी। तो ये हमने यहाँ तक लिख ली है, या तक। अब प पे चलते हैं, पा, पा। तो पा में पहले हमने प हलंत लगाया, शुद्ध प व्यंजन लिखा, और आ की मात्रा थी, आ की मात्रा ठीक इसी तरह यहाँ पर भी हमने आ की मात्रा लगा के लिखी। और बार बार ये याद रखना, हर जो है वर्ण के बाद हमें ये धन का निशान लगाना है, प्लस का निशान लगाते जाना है। तो व्यापारी। अब चलते हैं री, री। तो र में र हलंत लगा दिया, और ये कौन सी मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। तो हमने स्वर को लिखा है जमा बड़ी ई। तो जो वर्णों का जो स्वर है और व्यंजनों को अलग अलग छांट के हमने लिख दिया। तो इसी प्रकार ये प्रश्न हम करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है आलसी। शब्द है आलसी, बड़ा छोटा शब्द है, जरा इसको ध्यान से समझ लेते हैं। ये तो खुद ही क्या है, स्वर है। आ क्या है, मैंने आपको बताया था स्वतंत्र रूप से भी। तो ये आ, इसमें कोई व्यंजन आया ही नहीं, तो आ। जमा ल, ल एक व्यंजन है, तो ल हलंत, जमा, इसमें अ लगेगा। कोई भी व्यंजन हम स्वर की मदद, अ की मदद से लिख रहे हैं। अब चलते हैं सी। तो ये है जो स पे बड़ी ई की मात्रा है, तो स हलंत हम लिख रहे हैं। स हलंत से स आधा हो गया, और ये मात्रा बड़ी ई की है, तो हम यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं। तो इसी तरह हमें करना है, बहुत ही आसान है। तो ज़रा इसका एक बार फिर समझिएगा, इसे हम कल पूरा करेंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था, भाषा से का दूसरा प्रश्न। तो इसे आप समझने की कोशिश करिएगा, जो मैंने अभी उदाहरण समझाया, और शेष हम प्रश्नों को कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।